अब देखिए 13 प्रकार की जो है आपके जलवायु को हम लोग ने पढ़ा, और ये 13 प्रकार की जलवायु अलग अलग जगह पर पाई जा रही थी अभी। अब हम लोग एक एक करके विशेषकर कौन सी जलवायु किस लिए पाई जाती है या क्या इसकी प्रमुख चीज है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो विषुवत रेखी जलवायु होती है, ये विषुवत रेखी जलवायु जो कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य होती है, ये पहले प्रकार की जलवायु होती है। ये फर्स्ट जलवायु है जो कि इस जगह पर पाई जा रही है। तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। अब इसकी क्या विशेषता है, देखिए 2-3 चीजें हमने दिमाग में आपको बताया था। वर्ष भर बारिश होती है, यहाँ हमेशा बारिश होगी। वर्ष में सिर्फ एक मौसम होता है, वो होता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम होता है। शीत ऋतु इसमें नहीं होती। इसके मतलब कि पूरी जलवायु में एक ऋतु है। यहां पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसको कहा जाता है। और यहां पर दैनिक तापांतर भी न्यूनतम होता है, जो कि डेली जो है आपके रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो भी, क्योंकि दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। दिन भी गर्म रहता है, रात भी गर्म रहती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर सबसे कम तापांतर दिन और रात का जो होता है वो यहीं पर होता है। तो चाहे वो दैनिक हो चाहे वो वार्षिक हो, दोनों, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी। बारिश बहुत होगी, तापमान ज्यादा रहेगा, सघन वन होंगे, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। यहाँ पर एवरग्रीन वेजिटेशन पाई जाती है, सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग वनस्पति भी जान लेते हैं विश्व की। तो विश्व की वनस्पतियों में सदाबहार वनस्पतियां, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या इसी को जो है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपके होते हैं या विषुवत रेखी जलवायु सघन वन होते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, सारे वृक्ष ऊपर से जुड़े होते हैं कैनोपी की तरह, और जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ पाता, और जिसकी वजह से सघन वन होते हैं, अंधेरा रहता है इन वनों में। तो यहां पर क्या है कि ये ऐसे वन होते हैं जो कि आपके एक तरह से बहुत ही जो खूंखार जानवरों वाले जिनको कहा जाता है, तो इसके अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। वजह क्या होती है कि वृक्ष बहुत सघन होते हैं, सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसलिए ये सब जो है प्रमुख जो है चीज पाई जाती है जो विषुवत रेखी जलवायु में स्थित होती है। अब इसको देखिए, अगर हम डायग्राम पर देखें तो कहां पर पाई जाती है, ये ग्रीन कलर का जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं, ये का क्षेत्र है, ये मध्य अफ्रीका का क्षेत्र है जो पूरा ये आपके पाया जाता है। और ये विषुवत रेखी क्षेत्र में ये पूरी जो है आपके इवन भारत का भी ये क्षेत्र यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये क्षेत्र जब आप देखेंगे तो ये विषुवत रेखी जलवायु का क्षेत्र है। विषुवत रेखी जलवायु जो कि कहां कहां मिलेगी या किस जगह पर मिलेगी या कौन कौन से देश होंगे इसमें, तो ये जो विषुवत रेखी जलवायु है ये इंडोनेशिया प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं, ये पूरा इंडोनेशिया है, मलेशिया का क्षेत्र हो जाता है, सिंगापुर हो जाता है जहां मिलता है, दक्षिण भारत श्रीलंका का क्षेत्र हो जाता है, मध्य अफ्रीकी देश हो जाते हैं, मध्य अमेरिकी देश हो जाते हैं जहां पर ये जलवायु मिलती है। तो इसमें और अगर डीपली जानना है, देशों को स्पेशली देखना है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है आप देखेंगे ये आपके यहां पर ये पूरा क्षेत्र होता है जहां पर ये जलवायु पाई जाती है। ये जिसमें आप देख रहे हैं मैक्सिको का क्षेत्र आ जाता है, बीच में जो आपके छोटे छोटे मध्य अमेरिकी देश हैं जैसे निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, आपके होंडुरास है, तो ये सब जितने भी आपके पनामा है और जो आपके एक तरह से कोलंबिया है, वेनेजुला का क्षेत्र है, सोयाना जो है आपके गुयाना का क्षेत्र है, सुरिनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ब्राजील का अमेजन नदी क्षेत्र जो होता है, पूरा अमेजन नदी यहां से बहती है और सघन वन पाए जाते हैं, अमेजोन वन को कहा जाता है, यहाँ पे अमेजोन वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर इसमें अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो गिनी का क्षेत्र हो जाता है, नाइजीरिया हो जाता है, नाइजर हो जाता है जो कि आपके इस क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा जो है आपके बीच का क्षेत्र जैसे सुडान उडान का क्षेत्र हो जाता है जहाँ पे पाया जाता है, कॉन्गो का क्षेत्र है, ज़ैरे का क्षेत्र है, ये सब जो है आपके रीजन हो जाता है जहाँ पर ये जो है सेनेगल का क्षेत्र है, ये सब जो अलग अलग जो है देश हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो गेबन का क्षेत्र है, तो यहाँ पे वनस्पति होती है, श्रीलंका है, भारत है, इंडोनेशिया का क्षेत्र हो जाता है जो कि पाया जाता है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इन सब जगह पर सघन वन पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे पहले प्रकार की जलवायु इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है आपके स्थित होती है। तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो ये रीजन ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको,
तो ये पूरा ग्रीन रीजन जो है आपके ये सारी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपके कोपेन ने ये सारा जो है आपके जो है क्षेत्र को डिफाइन किया था और इसी को ए अल्फाबेट से डिफाइन किया गया है, इक्वेटोरियल रीजन को, तो ए अल्फाबेट से। और चाहे आप यहाँ देख लीजिए, जैसे अमेजन का क्षेत्र मुख्य रूप से कहा गया है, कॉन्गो बेसिन जो आपका क्षेत्र है ये पूरा रीजन हो जाता है, पूरा मलेशिया इंडोनेशिया का क्षेत्र हो जाता है, ये जो है आपके ये सारा मध्य अमेरिकी देश है, ये पूरा क्षेत्र हो जाता है, जो गेबन और गयाना का क्षेत्र है, तो ये जो है आपके क्षेत्र हो जाते हैं। तो इन सभी जगह पर जो है आपके ये वनस्पतियां और ये जो है आपकी जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु की फिर से विशेषता पढ़ लीजिए, वर्ष भर उच्च तापमान, एक ऋतु रहेगी, वर्ष भर बारिश होगी, और यहाँ पर जो है आपके वार्षिक तापांतर न्यूनतम, दैनिक तापांतर न्यूनतम। तो ये प्रमुख विशेष चीज है जो कि पहले प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, जिसको विश्वत रेखी जो है आपके जलवायु कहा जाता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले वनों को जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे ये पूरा अमेजन वन जो पूरा पाया जाता है अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्र में ब्राजील देश में, तो ये जो है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनको कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में होते हैं, ट्रॉपिक्स में होते हैं। और वर्षा वन के मतलब रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? वर्ष भर वर्षा होती है, वर्षा में ये जो है वन विकसित होते हैं, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को। तो ये आपके पहले प्रकार की जो है आपकी ये हो जाती है जलवायु। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार की जलवायु। सेकंड जलवायु जो है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कब कहां पाई जाएगी? 10 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच पूर्वी स्थित भाग में। जितने विश्व के पूर्वी स्थित तट हैं 10 से 30 डिग्री पर, उनके पूर्वी स्थित भाग में आपकी ये जलवायु उपस्थित होगी। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपस्थिति अगर हम देखें तो पूर्वी स्थित भागों में जो है आपके ये पाई जाती है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो विशेषकर जो है आपके जो जलवायु है तो ये कहां पर मिलेगी? ये पूर्वी स्थित भागों में, यहां पर इंडिया के पूर्वी स्थित भाग में पूरा मिलती है। कुछ जो है आपके यहां पर मिल जाएगी अफ्रीका के क्षेत्र में, यूएसए के पूर्वी स्थित भाग में यहां पर मिलती है, ब्राजील के पूर्वी स्थित भाग में यहां पर मिलती है जो कि पाई जाती है, और कुछ ऊपरी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में यहां पर जो है मिल जाती है। तो इसमें जो आपके मानसूनी जलवायु है इसको अगर हम देखें तो ये आपके डायग्राम में अगर आप देखेंगे शो हो रहा है, तो ये आपके पूर्वी स्थित भाग यूएसए का पूर्वी स्थित भाग जो मैक्सिको और यूएसए का क्षेत्र हो जाता है। फिर जो आपका रीजन है पूर्वी स्थित भाग अफ्रीका का पूरा क्षेत्र हो जाता है, भारत के पूरे क्षेत्र में, और पूर्वी स्थित जो है आपके म्यांमार के क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी स्थित भागों में यहाँ पर स्थित होता है। इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर आपको दिखाई पड़ेगा। पूर्वी स्थित भाग में पूरा जो ब्राजील का क्षेत्र है, ब्राजील के पूर्वी स्थित भाग में पाई जाती है। तो ब्राजील के उत्तर मध्य भाग में क्या है? वो आपके विषुवत रेखी। लेकिन पूर्वी स्थित भाग में क्या होती है ब्राजील के? ये आपके मानसूनी जलवायु। अफ्रीका के पूर्वी स्थित और मध्यवर्ती भाग में जो है आपके इसकी उपस्थिति होती है। कुछ जगह पर आपके पूर्वी स्थित भाग जो आपके पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इन सभी जगह पर जो भारत का पूर्वी स्थित भाग है, म्यांमार का क्षेत्र है, वियतनाम देश है, तो ये सब जितने विभाग है यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इस जलवायु की विशेषता क्या है? इसकी विशेष चीज ये थी कि इसको अगर हम लोग कहें तो ये जलवायु ऐसी प्रकार की जलवायु है जो विशेषकर जो यहाँ पर दिखाई गई है आपके ये ब्लू कलर से, ये पूरे क्षेत्र में, तो ये पूरा रीजन होता है यहाँ पर जहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु में विशेष चीज क्या थी? विशेष चीज, अब ये तो आप देख चुके, यहाँ की विशेषता क्या थी? ये एक विशेष मौसम होता है जहां पे आर्द्रता युक्त पवनें आती हैं, वर्षा करती हैं, चली जाती हैं। तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह की जो पवनें आती हैं, ये पवनें क्या हैं? ये आर्द्रता युक्त पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, और मौसम शब्द का अभिप्राय होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। इसका मतलब ऐसी पवनें जो सीजन में चेंज होने के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। तो भारत में जैसे मानसून आता है और फिर वापस भी जाता है, तो इसीलिए इनको मौसम शब्द से मानसून शब्द बनाया गया है।
तो मौसम शब्द जो है वो कहाँ का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिससे कि मानसून शब्द को डराइव किया गया है। तो पूर्वी स्थित भाग में आपके जलवायु पाई जा रही है, तो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो ये आपके विशेषकर अगर हम कहें तो पूरे इसमें जो क्षेत्र है भारत के पूर्वी स्थित भाग में जो है स्थित होगी, आपके मैक्सिको और यूएसए के पूर्वी स्थित भाग में जो है, ब्राजील के पूर्वी स्थित भाग में जो है आपके कुछ जगह पर, फिर अफ्रीका के कुछ जगह पे पूर्वी स्थित भाग में पाई जाती है, और कुछ जगह पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में, उत्तर पूर्वी भाग में भी जो है मानसूनी जलवायु के ट्रेसेस मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलता। तो मानसूनी जलवायु बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रेसेस के फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है आपके प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर इस प्रकार की जलवायु की उपस्थिति पाई जाती है। इस जलवायु में क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में यहाँ पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, इसके मतलब कि यहाँ पर सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं और गर्मियां बहुत गर्म होती हैं। विश्व का सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान के बीच सबसे ज्यादा अंतर जो आता है वो आपके इसी मानसूनी जलवायु में आता है। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इसमें लगभग 3 से 4 ऋतुएं होती हैं, 4 ऋतुएं पाई जाएंगी, जिसमें एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु, एक जो है आपके आर्द्र ऋतु होती है, एक शुष्क ऋतु होती है। तो इस तरह की जो है आपकी जो है ऋतुएं होती हैं जो कि आपकी पाई जाती हैं। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जिसको कहा जा रहा है, ये मानसूनी जलवायु विशेषकर मानसूनी पवनों के बेस पर कहा गया है कि एक विशेष समय में यहाँ पर वर्षा होती है। ये सम्माहिनी वर्षा नहीं बल्कि मानसूनी वर्षा। जबकि विषुवत रेखीय जलवायु में क्या होता था, विषुवत रेखीय जलवायु में सम्माहिनी वर्षा होती, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसका मतलब दिन भर तापमान की वजह से वाष्पीकरण होता है, बादल ढेर सारे बन जाते हैं, शाम में बारिश हो जाती है। तो इसको सम्माहिनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपके कन्वेक्शन करंट से बनता है, इसीलिए इसको सम्माहिनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। लेकिन मानसूनी प्रकार की जलवायु में ये मानसूनी पवनों के कारण आपके वर्षा होती है। अब विषुवत रेखीय जलवायु में 400 सेंटीमीटर तक वर्षा थी, मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ जो है रेनफॉल थी, जहां पे औसतन 400 सेंटीमीटर भी वर्षा हो जाती है ऑन एन एवरेज। अगर आप देखें तो ये आपकी वर्षा होती है। लेकिन भारत के जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है जलवायु है, दूसरी जगह जो सेकंड आप पढ़ रहे हैं, जो भारत में पाई जाती है, वो भारत के पूर्वी स्थित भाग में, पूरे भारत में भी नहीं पाई जा रही है, भारत के पूर्वी स्थित भाग में पाई जाती है। तो ये भारत का पूर्वी स्थित भाग जो है आपके यहाँ पे वर्षा जो मिलते है इसको, तो मानसूनी जलवायु में जो वर्षा है वो आपके 250 सेंटीमीटर जो है आपके वर्षा है 125 सेंटीमीटर से। तो 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा तक पाई जाती है इस प्रकार की जलवायु में। तो ये जो है आपके प्रमुख जलवायु होती है जो कि पूर्वी स्थित भागों में स्थित होती है। तो इसकी आपने विशेष चीज को देखा। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रकार की जलवायु। तीसरे प्रकार की जलवायु 10 से 30 डिग्री अक्षांशों पर मध्यवर्ती भागों में ये पाई जाती है जलवायु। मध्यवर्ती भाग में आपकी ये जलवायु स्थित होती है। तो इसको अगर हम लोग कहें तो मध्यवर्ती भाग में जो जलवायु है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये जलवायु ऐसी जलवायु है मध्यवर्ती भाग में 10 से 30 डिग्री अक्षांश में, बीचों बीच में न वर्षा ज्यादा न वर्षा कम। यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जा रही है, जो कि आपकी इसकी विशेष चीज है। तो अब जैसे ये इसमें जैसे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में मोर देन 250 थी, यहाँ पर जो है 125 से जो है आपके 250 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। अब सवाना प्रकार की जलवायु में 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। तो 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ वृक्ष तो हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय जो है मानसूनी जलवायु में वृक्ष होते हैं, वृक्ष लेकिन कंपैरेटिवली विषुवत रेखीय जलवायु की तुलना में छोटे हो जाते हैं, बहुत सघन नहीं होते, बहुत पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है दूर दूर वृक्ष हैं। वृक्षों के साथ उष्णकटिबंधीय घासें विकसित होती हैं, और ये उष्णकटिबंधीय घासें जो विकसित होती हैं, इन घासों को जो है आपके सवाना घास के नाम से जाना जाता है अफ्रीका में। अगर इसका विस्तार हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा विस्तार अगर आप देखें तो अफ्रीका के जो है क्षेत्र में पाया जाता है, मध्यवर्ती भाग में। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं सवाना का क्षेत्र, ये पूरा सवाना है, ये वाला ये पूरा सवाना रीजन है, जो ये पूरा क्षेत्र यहां से दिख रहा है, ये आसपास का पूरा बेल्ट। तो ये सवाना क्षेत्र होता है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाया जाता है।
तो ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा सवाना बेल्ट है। ये पूरा सवाना बेल्ट होती है जो कि यहां पर पाई जाती है। ये पूरा सवाना क्षेत्र है जो मध्यवर्ती भाग में पाई जाएगी। ये पूरा मध्यवर्ती भाग में सवाना क्षेत्र है। कुछ अंदर के भागों में सवाना क्षेत्र यहां पर मिलता है। भारत के क्षेत्र में मध्यवर्ती भाग में यहां पर सवाना क्षेत्र मिलता है। कुछ जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में सवाना क्षेत्र मिल जाता है। मेनली इस जगह पर सबसे ज्यादा सवाना क्षेत्र मिलता है और मेनली सूडान देश में सबसे बड़ा इसका जो है विस्तार पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर अगर देखें तो इस पूरे क्षेत्र में सवाना नामक घासों का विकास होता है। तो इस जलवायु में सवाना प्रकार की घासें सबसे ज्यादा विकसित होती हैं, इसीलिए इसको सवाना प्रकार की जलवायु कहने लगते हैं। तो सवाना प्रकार की जलवायु है और इसीलिए इसको सवाना प्रकार की जलवायु कहते हैं, क्योंकि सवाना घास पाई जाती है। और सूडान देश में क्योंकि सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए सूडान प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो पूरे सूडान में इसकी जो है उपस्थिति सबसे ज्यादा है। अब जैसे सवाना जलवायु है, उसी तरह से यहां है वेनेजुला देश में लियानोस नामक घासें। तो सवाना के समतुल्य यहां पे सवाना घास है, ये सवाना घास है। सवाना के समतुल्य लियानोस घास भी होती है। और अर्जेंटीना के क्षेत्र में, अर्जेंटीना में जब आते हैं तो यही जो घासें होती हैं पास घासें हो जाती हैं, कम्पास घास, सॉरी। ये आपका कंपास घास है, ये कैंपॉस घास, सॉरी, ये कैंपॉस घास के क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये कैंपॉस घास हो जाती है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कैंपॉस घास, सवाना घास, लियानोस घास, ये क्या है आपके समतुल्य घास है। उष्णकटिबंधी जो है घास के मैदान होते हैं यहां पर। तो वृक्ष के साथ साथ वृक्ष सहित जो है आपके ये घास के उष्णकटिबंधी घास के मैदान हो जाते हैं। तो ये 3 समतुल्य घास के मैदान है। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, सवाना के समतुल्य कौन सी घास है, या कह दिया जाएगा कैंपॉस के समतुल्य कौन सी घास है, फिर लियानोस के समतुल्य कौन सी घास है। तो कैंपॉस का जो क्षेत्र है ये ब्राजील का दक्षिण पूर्वी भाग मुख्य रूप से आपके पाया जाता है। जो पंपास घासें हैं वो आपके नीचे भाग में पाई जाती हैं अर्जेंटीना में, जबकि कैंपॉस घास कहां पे पाई जाती है, ब्राजील में। तो ये कैंपॉस का क्षेत्र जो है ये दक्षिण पूर्वी ब्राजील का क्षेत्र हो जाएगा जहां पे घास के मैदान मिलते हैं। तो सवाना घासें अफ्रीकी घासें हैं जो कि पाई जाती हैं। लियानोस घास जो है ये आपके वेनेजुला देश में पाई जाती है और कैंपॉस नामक घासें ब्राजील के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ब्राजील में माटो ग्रासो और ग्रान चाको, माटो ग्रासो और ग्रान चाको भी घासें हैं जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाई जाती हैं। तो ये घास के मैदान होते हैं यहां पर भी जो पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होते हैं। उसके अलावा पूर्वी स्थित भाग में जो वनस्पतियां होती हैं, जो मानसूनी वनस्पतियां, मानसूनी प्रकार की जलवायु में, तो ब्राजील का पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु है, तो वहां पर जो वनस्पतियां होती हैं उनको कहते हैं सिल्वास। तो ये वनस्पतियां, वनस्पतियों को क्या कहा जाता है ब्राजील में, सिल्वास। जैसे विश्वत रेखी जो है आपके वनस्पतियों को, वनों को क्या कहा जाता था, अमेजोन, अमेजन नदी के आसपास थी अमेजोन। तो मानसूनी जलवायु जहां पाई जाती है पूर्वी स्थित भाग में ब्राजील के, वहां पर जो वनस्पतियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, जो है आपके जो है एक तरह से सेल्वास भी होती है। सेल्वास जो है पश्चिमी स्थित भाग में होती है, जो थोड़ा सा पश्चिम में होती है, और पूर्वी स्थित भाग में कटिंगा भी होती है। यहीं पर कटिंगा वनस्पति भी है। तो सेल्वास और कटिंगा में क्या फर्क है, सेल्वास में बहुत सारी खूबियां होती हैं और वे आप देखेंगे कि जैसे सेल्वास प्रकार की वनस्पतियां दोनों का मिश्रण एक तरह से मानी जाती है, मानसूनी प्रकार की और विश्वत रेखी जलवायु का। जो अमेजोन वन होते हैं, प्योर अमेजोन वन तो सेल्वास नहीं है, लेकिन अमेजोन वन की बहुत सारी खूबियां सेल्वास में पाई जाएंगी। लेकिन कटिंगा क्या है, कटिंगा वनस्पति जो है वो आपके पूरी तरह से मानसूनी होती, कंप्लीट मानसूनी। तो सेल्वास दोनों के बीच की वनस्पतियां हो जाती हैं, तो कटिंगा की और जो है आपके एक तरह से अमेजोन की। तो अमेजोन और कटिंगा के बीच की वनस्पतियां सेल्वास हो जाती हैं, जिनको जो है हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो कटिंगा वनस्पति विशेषकर मानसूनी वनस्पति है जो कि विशेषकर मानसून के क्षेत्र में पाई जाती है। सेल्वास भी कुछ मानसून क्षेत्र में, लेकिन ज्यादा तापमान, ज्यादा वर्षा वाला भाग हो, तो इसलिए कुछ जगह पर सेल्वास क्या है, सेल्वास पश्चिमी भाग में पाई जाएगी और पूर्वी भाग में जो है आपके कटिंगा पाई जाती है। तो सवाना घास के मैदानों के समतुल्य लियानोस हुआ और कैंपॉस हुआ। जबकि और घासें ब्राजील में जैसे ग्रान चाको, माटो ग्रासो हमने आपको बताया,
वनस्पतियों में अगर आप देखेंगे तो अमेज़न, सेल्वास और कटिंगा, ये वनस्पतियां होती हैं। अमेज़न के क्षेत्र में अमेज़न वन होते हैं और यहाँ की वनस्पतियां जो होती हैं वो सेल्वास होती हैं, जिसमें ज्यादातर खूबियां जो होती हैं ये जो है आपके विषुवत-रेखीय जलवायु की होती हैं, लेकिन कुछ खूबियां आपके इसकी मानसूनी जलवायु की भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम लोगों के यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उस जिस तरह के वन यहाँ पाए जाते हैं, सेम उसी तरह के पूर्वी ब्राजील में वन पाए जाते हैं और उन्हीं वनस्पतियों को कटिंगा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो कटिंगा बिल्कुल उसी तरह की वनस्पतियां जैसा भारत में पाई जाती है। तो भारत में पाए जाने वाले वृक्ष उसी तरह से आपके सारे होते हैं, उन्हीं को कटिंगा कहते हैं। लेकिन उसी से कटिंगा और जो है अमेज़न के बीच की वनस्पति जो होती है, जिसमें ज्यादातर उष्णकटिबंधी जो है आपके एक तरह से उष्णकटिबंधी वर्षा वन के ज्यादा प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं बनिस्बत मानसूनी के, तो ये जो है आपके सेल्वास के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपकी वनस्पति हो जाती है, जलवायु हो जाती है, जो कि आपके जो है सवाना प्रकार की जलवायु होती है। तो यहां पर क्या है, इस सवाना प्रकार की जलवायु में जो है आपके 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा आप ये मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज होती है, या आप इस वनस्पति में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा ऑन एन एवरेज अगर हम कहें। जैसे मानसूनी प्रकार की जलवायु 125 से 250 जरूर है, लेकिन ऑन एन एवरेज 125 सेंटीमीटर वर्षा आप मानते हैं। यहाँ पे 250 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा, लेकिन अगर एक लगभग में औसत में मानेंगे तो 250 सेंटीमीटर वर्षा आप मान सकते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज जो है आपके इसमें मिलेगी। फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट और पश्चिमी स्थित भाग में आएंगे। 10 से 30 डिग्री अक्षांशों पर पश्चिमी स्थित भागों में वनस्पतियां जो मिलती हैं वो मरुस्थली होती हैं। मरुस्थल क्या है, डेजर्ट क्या है? मरुस्थल वो क्षेत्र है जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जिस जगह पूरे पृथ्वी पर जिस जगह 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो सब मरुस्थल है। तो भारत के विश्व का मरुस्थल अगर आप देखेंगे तो ये 4 नंबर और बाकी अर्धशुष्क मरुस्थल 11, अब 12-13 पूरी तरह से मरुस्थल है। तो मरुस्थल डेजर्ट क्या है? 4 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये सब मरुस्थल है, डेजर्ट है। ये ठंडे मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थली जो है क्षेत्र होते हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं। और कुछ 9 नंबर जो है आपके मध्य महाद्वीपी, अभी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी वर्षा कम होती है, वहां पर भी मरुस्थल विकसित हो जाते हैं ठंडे प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो उष्णकटिबंधीय जो है आपके मरुस्थली वनस्पति या मरुस्थली जलवायु जो आपकी होती है, ये पश्चिमी स्थित भागों में होती है, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी स्थित भाग में आपके स्थित होती है। और इस प्रकार की जलवायु में अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार की जलवायु में मरुस्थलों का विकास होता है। यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है इस पूरे रीजन में। तो ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हो जाते हैं जो कि यहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि यहाँ पर स्थित होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा रखा, यहाँ पर 125 से 250, फिर यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाती है चौथे प्रकार की जो है आपकी जलवायु में। तो पश्चिमी 10 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पे पश्चिमी स्थित भाग में अगर हम देखेंगे तो ये कहां पर जलवायु पाई जाएगी या किस जगह पर जलवायु पाई जाएगी? तो ये जो आपके क्षेत्र है, ये पश्चिमी स्थित भाग पूरा, ये जलवायु पाई जाएगी। ये पूरा जो है आपकी जलवायु यहां पर पाई जाएगी। कुछ ये देखिए, ये पूरे क्षेत्र है जहां पर ये जलवायु पाई जाती है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है जहां पर ये जलवायु पाई जाती है। और इवन ये पूरा क्षेत्र पश्चिमी स्थित भाग, ये महाद्वीपों का पश्चिमी स्थित भाग, यहाँ पर भी इसी प्रकार की जलवायु मिलती है। तो पश्चिमी भागों में आपके ये जलवायु मिल रही, तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग जैसे भारत के पश्चिमी भाग, इन सभी क्षेत्र में आपके इस जलवायु का विस्तार मिलता है। या नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये आपके ये पूरा जलवायु का विस्तार मिलेगा। यहाँ पर आपके जलवायु का विस्तार मिलता है पूरे क्षेत्र में। कुछ मैक्सिको के भी पश्चिमी स्थित भाग में मिलता है। ये पूरा पश्चिमी स्थित भाग में यहाँ पर विस्तार मिलता है। फिर ये पूरा पश्चिमी स्थित भाग होता है जो कि पूरा मरुस्थली होता है, ये मरुस्थली भाग होता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी स्थित भाग में पूरा जो है आपके इसका विस्तार मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में डेजर्ट्स में क्या है, जैसे आप देखेंगे ढेर सारे डेजर्ट्स जो हैं आपके पाए जाते हैं। तो मरुस्थलों में अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए पूरा अफ्रीका सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र डेवलप्ड है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
सहारा मरुस्थल जो है आपके यहाँ पर पाया जाता है। फिर जो है आपके यहाँ पे अगर हम देखें यूएसए के क्षेत्र में जो मरुस्थल होता है, तो इसमें जो है आपके एक तरह से ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट रॉक मरुस्थल है, पेंटेड मरुस्थल है, फिर आपके यहीं पर जो है ग्रेट रॉक मरुस्थल है जो कि पाया जाता है, फिर मुजाब मरुस्थल है, मुजाब अथवा मुजेब मरुस्थल, और सोनोरान मरुस्थल जो कि मैक्सिको के क्षेत्र में चला आता है। 6 मरुस्थल यहाँ पे पूरे में पाए जाते हैं यूएसए में। तो ग्रेट सैंडी जो आपके होता है, जो कि मरुस्थल होता है, उसके अलावा जो है आपके पेंटेड मरुस्थल है, फिर यहीं पर आपके ग्रेट रॉक मरुस्थल है, फिर यहीं पर मुजाब अथवा मुजेब मरुस्थल है, सोनोरान मरुस्थल है, तो ये होते हैं। उसके अलावा पेरू और चिली देश में यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा डेजर्ट होता है जो पूरे इस क्षेत्र में यहाँ पर विकसित है, तो इसी वजह से यहाँ पर बनता है। यहाँ पर सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है जो कि यहाँ आप देखते हैं जो इस क्षेत्र में विकसित होता है। कुछ जो पूर्वी स्थित भाग आपके नामीबिया देश में नामीब मरुस्थल है जो कि यहीं पर पाया जाता है। कुछ ठंडे मरुस्थल भी हैं बोत्सवाना में और दक्षिण अफ्रीका में, जैसे कालाहारी मरुस्थल है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, कारू मरुस्थल है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो नामीबिया मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, कारू मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, ये सब जो है मरुस्थल होते हैं। इसके अलावा ईरान में दश्ते कबीर, दश्ते लुत्फ मरुस्थल है, दश्ते कबीर और दश्ते लुत्फ मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान में, भारत के पश्चिमी भाग और पाकिस्तान में यहाँ पर क्या है, वृहद भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार मरुस्थल भी कहते हैं, ये थार मरुस्थल हो जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। फिर जो है इसी सऊदी अरब के क्षेत्र में ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आपके मरुस्थलों का विस्तार मिलता है। तो ये जो आपके क्षेत्र है इसमें अगर आप देखेंगे तो वृहत बलुई मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो ग्रेट सैंडी नाम के मरुस्थल जो है आपके 3 जगह है। ग्रेट सैंडी एक यूएसए में है, एक जो है आपके ये पाया जाता है सऊदी अरब में, जिसको अन-नाफूद मरुस्थल भी कहते हैं, तो अन-नाफूद मरुस्थल होता है जो कि इस क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, तनामी है, ये सब मरुस्थल होते हैं। 5 मरुस्थल आपके यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मरुस्थलीय क्षेत्र डेवलप होता है और ये मरुस्थल वाला भाग होता है। यहाँ की वनस्पतियां कटीली होती हैं, कांटों वाली, झाड़ियों वाली, तो कांटों वाली, झाड़ियों वाली वनस्पतियां होती हैं जो कि इस क्षेत्र में कटीले और जो है आपके एक तरह से वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इस जलवायु की वजह से कांटों वाली ज्यादा वनस्पतियां होती हैं। तो इसमें जो वृक्ष होते हैं, अगर वृक्ष देखें तो प्रमुख रूप से आपके बेल का पेड़ होता है, बेर का पेड़ होता है, और जितने भी कांटों वाले जितने भी आपके वृक्ष आप देखते हैं वो सब जो है इसी की जो है आपके विशेष जो है उसमें प्रजाति में आता है। कैक्टस जितने भी प्रकार के होते हैं वो सब इसी में आते हैं। तो ये जो है आपके कैक्टस है, नागफनी है, तो ये सब जो आपका नागफनी या कैक्टस जिसको कहा जाता है वो सब इसी जो है आपके जलवायु में आ जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से कहा जाए कौन सी जलवायु होगी, ये है विश्वतरेखी जो है आपके मरुस्थलीय जलवायु। तो मरुस्थलीय जलवायु में जैसे पूरा सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जो है, फिर जैसे अभी हमने आपको बताया पूरा सऊदी अरब मरुस्थल है, भारत के पश्चिमी भाग और पाकिस्तान के क्षेत्र में और ईरान के क्षेत्र में ये मरुस्थल पूरा दिखाई पड़ रहा है। फिर जो है अभी जैसे हमने 6 मरुस्थल यहाँ पे बताया उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी भाग में, फिर दक्षिण अमेरिका में जो है आपके इस जगह पर मरुस्थल पूरा होता है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने मरुस्थलीय क्षेत्र को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में यहाँ पे मरुस्थल है। तो ये आप जो है मरुस्थल का क्षेत्र पूरा देख सकते हैं, ये रेड कलर से डिनोट किया गया है, ये पूरा क्षेत्र जो आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये सब जो है आपके मरुस्थल है। तो ये नामी मरुस्थल को दिखाया जा रहा है जो कि यहाँ पे है। यहाँ पूरा सहारा मरुस्थल सऊदी अरब में जो है अन-नाफूद मरुस्थल है जो कि यहाँ पर स्थित होता है, और बाकी जो है आपके भारत में थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में, ईरान में दश्ते कबीर दश्ते लुत्फ मरुस्थल है जो कि इस क्षेत्र में पाया जाता है। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने बताया ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, तनामी 5 मरुस्थल होते हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ मरुस्थल क्या है, कुछ मरुस्थल ठंडे मरुस्थल है। ठंडे मरुस्थल में जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके दक्षिण अफ्रीका के बीच में है। तो ये मरुस्थल क्या है, ये मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है जो कि एक तरह से अगर कहा जाए तो ये ठंडे मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कालाहारी मरुस्थल है। या फिर जो है आपके यहाँ पर है चाइना के बीच में, तो चाइना के क्षेत्र में जो है आपके गोबी मरुस्थल है, टकला मकान मरुस्थल है।
तो गोबी और टकला मकान मरुस्थल भी यहां। तो अब मरुस्थलीय जलवायु के बाद नेक्स्ट जो जलवायु हम लोगों की आती है वो आती है आपके चीन तुल्य जलवायु। अब पांचवें प्रकार की जलवायु जो है, फिफ्थ टाइप जो है आपकी जलवायु का, उसको देखें तो ये पांचवें प्रकार की जलवायु ये चीन तुल्य जलवायु होती है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट? भारत के उत्तर में अगर आप देखेंगे, ये भारत चल रहा है, भारत के पूर्वी भाग में, उसके ऊपर देखेंगे तो चीन आ जाता है। बिल्कुल चीन तुल्य जलवायु भारत की जलवायु एक जैसी होती है। जैसे भारत में एक समय निश्चित समय होता है, मानसूनी पवनें आती हैं, वर्षा करके चली जाती हैं, उसी तरह यहां पर भी मानसूनी पवनें आते हैं और वर्षा करके चली जाती हैं। यहाँ का जो तापमान, जो वर्षा है, ये 125 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे 125 से 250 है, लेकिन ये पूर्वी भाग में वर्षा कम हो जाती है जैसे ही ऊपर जाते हैं। तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है लगभग औसतन। और यहां पर भी एक विशेषकर पवन आ करके और फिर आर्द्रता युक्त पवनें होती आती हैं, वर्षा करती हैं, चली जाती हैं। यहां पर भी जो आपके एक तरह से जलवायु होती है, उस जलवायु में विशेषकर अगर हम कहें तो यहां पर जो है आपकी ऐसी जलवायु होती है जो जहां पर जो है आपकी वर्षा, जिसको हम लोग कहेंगे तो ये वर्षा जो है आपके 125 सेंटीमीटर तक पाई जाएगी और विशेषकर कुछ एक स्पेसिफिक टाइम में होगी, वर्ष भर नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट जो अभी मिस कर गए, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में यहां पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक होने का मतलब दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो मरुस्थलों में पाया जाता है, डेजर्ट में। क्योंकि डेजर्ट के में अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जितने होते हैं, गर्म मरुस्थल, उसके दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है और सर्दियों का जो रात का तापमान होता है बहुत कम होता है। तो बालू बहुत तेज गर्म होती है, बहुत तेज ठंडी होती है, जिसकी वजह से रात बहुत ठंडी होती है वहां की और दिन जो है बहुत गर्म होते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से, तो दिन, एक ही दिन में दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो सर्वाधिक यहीं पर पाया जाता है, इस जगह पर। तो चीन तुल्य जलवायु को चीन तुल्य जलवायु क्यों कहा गया? चीन तुल्य जलवायु को चीन तुल्य जलवायु इसलिए कहा गया क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार चाइना में मिलता है, चाइना के क्षेत्र में मिलता है और इसमें लगभग सभी जितनी भी चीजें जिस तरह की मानसूनी जलवायु में है वही सब विशेषता इस पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। अब चीन तुल्य जलवायु का विस्तार कहां मिलेगा या किस जगह पर मिलता है उसको देख लें। तो चीन तुल्य जलवायु अगर हम कहें तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट का विस्तार अगर हम पूर्वी स्थित भाग में देखें तो ये पूरा पूर्वी स्थित भाग जो है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में आ जाता है। तो इसमें अगर इसमें देखें हम लोग तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर हम कहते हैं तो ये पूरा चीन का पूरा पूर्वी भाग हो जाएगा जो कि यहाँ पाया जाता है। फिर आपका यूएसए का पूर्वी स्थित भाग और कनाडा के पूर्वी स्थित भाग में ये पाया जाता है। अर्जेंटीना के पूर्वी स्थित भाग में इसका विस्तार मिलता है, अफ्रीका के कुछ पूर्वी स्थित भाग में मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी स्थित भाग में इसका विस्तार मिलता है। तो ये क्षेत्र चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां है? चाइना, कोरिया, जापान, ये सब तो जगह तो है ही है, लेकिन इसके अलावा यूएसए के पूर्वी भाग और जो है आपके कनाडा के कुछ द्वीप में, अर्जेंटीना और उरुग्वे देश के पूर्वी भागों में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है। फिर इसी तरह से आपका जो ये क्षेत्र है जैसे मोजम्बिक देश है, मोजम्बिक देश है, मडागास्कर है, इस सब जगह पर कुछ, मडागास्कर में वैसे विशेषकर मानसूनी प्रकार की जलवायु ज्यादा है। और जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो जो मोजम्बिक का क्षेत्र हो जाता है और लिसोथो जैसे देश है, तो ये सब जितने दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी भाग है, इन सब जगह पर आपको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी स्थित भाग में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है आपके इस क्षेत्र में यहां पर मिलता है। तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट को अगर विशेषकर देखें तो चीन तुल्य जलवायु ये है। चीन तुल्य जलवायु को अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर से यहां शो हो रहा है, ये देखिए चीन, चाइना, कोरिया, जापान, ये सब क्षेत्र में पाई जाती है। फिर यूएसए, खासतौर से यूएसए का पूर्वी स्थित भाग, तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है आपके इसका विस्तार मिलता है, इसलिए गल्फ टाइप की जो है आपकी इसको जलवायु भी कहते हैं, तो गल्फ टाइप की जलवायु कहा जाता है। फिर अफ्रीका के नेटल नामक जो नेटल जो है, क्योंकि जलवायु आप ये कह सकते हैं कि नेटल जलवायु दक्षिण पूरे दक्षिण गोलार्ध में कहा जाता है, दक्षिण गोलार्ध में, और नेटल नामक जो स्थान है वो कहां पे है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका के नेटल नामक स्थान
पर क्योंकि चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है, तो इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सभी जगह, जैसे चाइना, जैसे हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी स्थित भाग में, फिर अर्जेंटीना और उरुग्वे के पूर्वी स्थित भाग में, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे के पूर्वी स्थित भाग में इसको नेटल प्रकार की जलवायु कहते हैं, इसको नेटल जलवायु, नेटल जलवायु, नेटल जलवायु कहते हैं। तो ये जो है आपके नेटल प्रकार की जलवायु हो जाती है। लेकिन विशेषकर क्या है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको कहा जाता है, चीन तुल्य जलवायु। और चीन तुल्य जलवायु में विशेषकर अगर हम कहें तो चाइना, जापान, कोरिया, यूएसए का पूर्वी स्थित भाग जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का पूरा क्षेत्र हो जाता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का भाग जो है, गल्फ वाला पार्ट, पूर्वी स्थित भाग, जैसे फ्लोरिडा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा वाला भाग है, निकला हुआ भाग, तो ये फ्लोरिडा का भाग हो जाता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये फ्लोरिडा का पूरा भाग हो जाता है। फिर जो है आपके उरुग्वे और अर्जेंटीना देश में जो है इसका विस्तार मिलता है। फिर जो साउथ अफ्रीका है उसके पूर्वी भाग में इसका विस्तार मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी स्थित भाग में इसका विस्तार मिलता है। और चाइना, जापान और कोरिया के क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। तो चीन तुल्य जलवायु ये कोई बहुत ज्यादा विशेष चीज नहीं, बल्कि ये मानसूनी प्रकार की ही जलवायु होती है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये आपके चीन तुल्य जलवायु हो गई, जो कि ये होती है 5वें प्रकार की जलवायु। अब 30 to 45 डिग्री अक्षांश के बीच में किसी भी महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में, बीचों बीच भाग में, ये क्षेत्र जो होता है ये आपके कहलाता है स्टेपी प्रकार की जलवायु। स्टेपी प्रकार की जलवायु जहां पर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा लगभग जो है आपके पाई जाती है। तो ये स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है जो कि 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, मध्यवर्ती भाग में पाई जाएगी। यहां पर क्या होते हैं, अब जैसे 3 नंबर जो जलवायु थी ये सवाना प्रकार की जलवायु, 3 के जस्ट ऊपर क्या है आपके स्टेपी प्रकार की जलवायु। सवाना भी घास है, स्टेपी भी घास है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और जो ये है आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये लगभग 30 से 45 डिग्री पे क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है या टेम्परेट रीजन आ जाता है। उपोष्णकटिबंधीय आप कह सकते हैं, उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान या टेम्परेट रीजन आ जाता है। तो ये उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, टेम्परेट रीजन है जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो जलवायु है इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोनों घास के मैदान है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ट्रॉपिकल जो है आपके ग्रासलैंड्स कहलाते हैं और ये सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहलाते हैं। और इस तरह के घास के मैदान में अगर आप देखें तो जितने भी जो है आपके महाद्वीप हैं उनके मध्यवर्ती भाग में इसका विस्तार मिलता है, क्योंकि इसका विस्तार सबसे ज्यादा एशिया में मिलता है। और एशिया में पाई जाने वाली घास को क्या कहते हैं, स्टेपी प्रकार की घास। तो स्टेपी प्रकार की घास होती है, इसीलिए इसको स्टेपी प्रकार की जलवायु कहते हैं। सवाना घास और स्टेपी घास में क्या फर्क है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास है, यहाँ पे वृक्षों के साथ ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी घासें होती हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे सवाना जो स्टेपी प्रकार की जलवायु है, स्टेपी प्रकार की जलवायु में छोटी छोटी घासें होती हैं, ठंडे प्रदेश में होती है, उष्णकटिबंधीय नहीं होती, इसलिए ये आपके वृक्ष रहित घास के मैदान होते हैं। ये वृक्ष सहित घास के मैदान है, इसका मतलब वृक्ष है और घास के मैदान भी है। यहां पर क्या है, यहां दूर दूर तक घास के मैदान होते हैं, वृक्ष बहुत दूर दूर होते हैं, रेयर हो जाते हैं। तो ये वृक्ष सहित घास के मैदान अगर कहा जाए तो वो होंगे आपके सवाना घास के मैदान, और वृक्ष रहित घास के मैदान तो ये स्टेपी प्रकार के मैदान। अब सवाना हम कह रहे हैं तो सवाना का मतलब सिर्फ सवाना नहीं है, सवाना, लियनोस, कैंपस सब एक कैटेगरी की है, मतलब सबको हम कह रहे हैं। स्टेपी अगर हम कह रहे हैं तो स्टेपी के समतुल्य ढेर सारी घासें हैं, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टेपी जलवायु पढ़ लें तो अपने आप हम लोगों को स्टेपी प्रकार की जो है आपके घासें भी मिल जाएंगी। तो अब इसमें ये स्टेपी प्रकार की जलवायु अगर हम कहें, ग्रासलैंड प्रकार की जलवायु, तो आप देखेंगे इसका विस्तार कहां पे मिलता है, किस जगहों पर मिलता है। तो ये अगर हम देखें तो विशेषकर जो है इसका विस्तार जो आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा रीजन एशिया के मध्यवर्ती भाग में, ये पूरा ग्रासलैंड है। ये पूरा यूएसए के मध्यवर्ती भाग में ये पूरा ग्रासलैंड है। ये आपके अर्जेंटीना के मध्यवर्ती भाग में, अफ्रीका में
के अंदर के भाग में, ऑस्ट्रेलिया में यहीं पर अंदर की तरफ, और न्यूजीलैंड में। ये जो घास होती है एशिया में, अगर हम कहें तो एशिया में इसे घास को कहते हैं स्टेपी घास, इसीलिए इसको स्टेपी प्रकार की जलवायु कह देते हैं। यही घास जब होती है तो यूरोपीय क्षेत्र में, यूरोप में जो घास होती है, इस यूरोप में इसे कहा जाता है, खासतौर से हंगरी देश में, तो यही जो घास होती है इसको कहते हैं पुस्ताज घास। इसका मतलब स्टेपी के समतुल्य हैं ये सब। जो यूएसए है यहां पे इसको कहा जाता है प्रेरीज घास, प्रेरीज घास, प्रेरीज घास के मैदान। फिर दक्षिण अर्जेंटीना के क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका में, यहां पर होते हैं पंपास घास, पंपास घास के मैदान। फिर वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड घास के मैदान जो है आपके यहां पर होते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में होते हैं डाउन्स घास के मैदान, और जो आपके न्यूजीलैंड होता है, न्यूजीलैंड में होते हैं कैंटरबरी घास के मैदान, कैंटरबरी घास के मैदान। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर स्टेपी के समतुल्य कौन कौन सी घासें हो गई। अगर हम करें स्टेपी घास, इसके मतलब सब घासों के कह रहे हैं। तो एशिया में क्योंकि सबसे ज्यादा इसका विस्तार मिलता है और सबसे बृहद क्षेत्र में मिलता है, इसलिए स्टेपी घासें सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसीलिए इसको स्टेपी प्रकार की जलवायु कह दिया जाता है। तो स्टेपी के समतुल्य पुस्ताज घास जो है आपके यूरोप में है, खासतौर से हंगरी देश में। प्रेरीज घास होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। पंपास घास होती है जो कि जो है आपके अर्जेंटीना देश में पाई जाती है। वेल्ड घास के मैदान होते हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान होते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और कैंटरबरी घास के मैदान होते हैं जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये क्या है? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। जबकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अगर हम यहीं पर आपको इंडिकेट करें तो आप यहीं पर आप देख सकते हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में क्या आता था? जैसे सवाना, ये पूरे रीजन में आपके सवाना मिलती है, ये सवाना घास के मैदान होते हैं। फिर इसी तरह से यहीं पर लियनॉस का पूरा क्षेत्र होता है, और यहीं पर जो है कैंपॉस का क्षेत्र होता है। तो ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो कि 3 जगह मिलते हैं। तो ये क्या थी? ये थी सवाना, ये थी जो है लियनॉस जो वेनेजुएला देश में है, और ये थी कैंपॉस जो ब्राजील देश में है। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो कि समतुल्य हैं, और जबकि ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो ब्लैक वाले बने हुए हैं, जो स्टेपी के समतुल्य पुस्तास, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, ये सब घास के मैदान होते हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास, तो ये स्टेपी प्रकार की घास के बारे में हम लोग कह रहे हैं, और यही स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है ये। तो ये एक तरह से हम कहें कि ये जलवायु जो है ये आपके छठे प्रकार की जलवायु हो गई। फिर जब 30 से 45 डिग्री पश्चिम में हम आएंगे, तो पश्चिम में आते ही अब कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो ये आपके क्षेत्र आ जाएगा भूमध्य सागर। अब डायग्राम में देखें तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा आपको। अब यहां पे आपने देखा ये थी आपके 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर बीच में क्या आ गया कि पूर्वी स्थित भाग में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, मध्य वाले भाग में ये आपका क्षेत्र था स्टेपी घास के मैदान, और पश्चिमी वाले भाग में जब आप आएंगे तो ये आ जाएगा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागरीय जलवायु यहां 10-30 डिग्री जो है आपके पश्चिम में, यहां पश्चिमी भाग में, यहां पर कुछ जगह पश्चिमी भाग में, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो है आपके इस क्षेत्र में मिलती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का पहले हम देख लें। इसका विस्तार जो है आपके इन क्षेत्रों में मिलता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये पूरा जो है आपके भूमध्य सागरीय, ये आप देख रहे हैं यहां पर विस्तार मिल रहा है, ये देख रहे हैं आप ये विस्तार मिल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में मिल रहा है, और अफ्रीका के दक्षिणी भाग में यहां मिल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में। यहां से आप देख सकते हैं ये पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जहां पर इसका विस्तार मिल रहा है। ये आपके कैलिफोर्निया पूरा क्षेत्र है, कैलिफोर्निया में इसका विस्तार मिलता है, चिली देश में इसका विस्तार मिलता है, केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका में है वहां पर विस्तार मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया के
जो है आपके इस क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भूमध्य सागरी जो आपके एक तरह से वनस्पतियां होती हैं, तो भूमध्य सागरी वनस्पतियों में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या वनस्पतियां जो जलवायु है वो है आपके भूमध्य सागरी जलवायु, और जो इसमें में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो भूमध्य सागरी वनस्पतियां कहलाती हैं। तो भूमध्य सागरी जलवायु में ये विशेषकर है। तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहां पाया जा रहा है? सबसे ज्यादा विस्तार क्योंकि पाया जा रहा है भूमध्य सागर के चारों तरफ। जितने भी स्थित देश हैं उन सब में इसका विस्तार ज्यादा पाया जा रहा है, इसीलिए इस जलवायु का नाम क्या पड़ गया? भूमध्य सागरी जलवायु। इसकी विशेष चीज क्या है? जितनी भी जलवायु अभी तक आपने पढ़ी है ये सब, जैसे विश्वोत्तरी की जलवायु को छोड़ दीजिए, पहली वाली छोड़ दीजिए, तो अब तक जितनी भी जलवायु आपने पढ़ी है उन सभी जलवायु में क्या है? उन सभी प्रकार की जलवायु में 2 से लेकर के आपके 6 तक की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है। जैसे हम लोग क्या गर्मियों में वर्षा होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। मानसून कब आता है? ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क पाई जाती है, विंटर्स ड्राई होते हैं। यहां पर पहली जलवायु आप पढ़ रहे हैं भूमध्य सागरी, जो उल्टा होता है। विंटर्स में रेन ज्यादा होती है, ग्रीष्म ऋतु में बनिस्बत क्या होता है? कम वर्षा होती है। और ये हम पे रेन कैसे होती है? पछुआ पवन के वजह से। वेस्टर्लीज होती हैं जो आपके यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र से आती हैं, तो पछुआ पवनें जो आपकी होती हैं ये जाकर के वर्षा करती हैं पश्चिम क्षेत्र से। तो पछुआ पवनों के कारण यहाँ पे वर्षा होती है, वेस्टर्लीज के कारण वर्षा होती है, इसलिए जो है आपके पछुआ प्रकार की वर्षा भी यहाँ पर कहा जाता है, वेस्टर्न टाइप जो है आपके रेनफॉल। और ये पछुआ जलवायु की वजह से आपके पछुआ पवन जो है आपके क्षेत्र में यहाँ पर जो है आपके मिलती है और यहीं पर वर्षा करती है। तो वर्षा कब हो गई? शीत ऋतु में ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, और ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? शुष्क होता है। इस प्रकार की जलवायु में क्या है? इस प्रकार की जलवायु में रसीले फलों का विकास ज्यादा होता है। ये जलवायु जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए? रसीले फल के लिए। और रसीले फल अगर होंगे तो इसी रसीले फल की वजह से यहाँ पर क्या होता है? आपके जितने भी जो आपके अल्कोहल है, अल्कोहल का निर्माण सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। शराब उद्योग, जो वाइन इंडस्ट्री होती है, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड इसी क्षेत्र में होती है। यहाँ पे शराब खूब बनती है। तो ये विश्व में सबसे ज्यादा शराब के क्षेत्र ऐसे ही जगह होते हैं जहाँ पे भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागरी जलवायु सबसे अप्रोप्रिएट जलवायु है आपके एक तरह से वाइन इंडस्ट्री के लिए। वाइन के अलावा ओलिव ऑयल, जो ओलिव होते हैं, जैतून का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार की जलवायु में, भूमध्य सागरी जलवायु में। तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में अगर रीजन में आप देखें तो विशेषकर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जहां पर इसका विस्तार मिलता है? वर्ल्ड रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये पूरा क्षेत्र भूमध्य सागर का हो जाता है जहां पर इसका विस्तार मिलता है। तो इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु में जैसे स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, या ग्रीस है, जो है तुर्की का क्षेत्र हो जाता है, मिस्र का ऊपरी भाग, लीबिया, तुनीशिया का क्षेत्र, ये पूरा भूमध्य सागरीय जो है आपकी जलवायु यहां पर पाई जाती है। उसके अलावा जो है आपके इस पूरे क्षेत्र में यूएसए और मैक्सिको का कैलिफोर्निया प्रमुख क्षेत्र है जहां पर आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली देश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। फिर आपके दक्षिण अफ्रीका में जो है आपके इसकी जो है जलवायु पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भागों में इसका विस्तार जो है मिलता है भूमध्य सागरीय जलवायु का। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है आपके सबसे विशेष चीज क्या है? रसीले फल, और जिसकी वजह से वाइन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप होती है। फिर आपके जैतून का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये सब विशेष चीज है जो कि भूमध्य सागरीय वनस्पति में होती है। और सबसे विशेष चीज ये है शीत ऋतु जो है आर्द्र होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तो ये पहली जलवायु है जिसमें आपके शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, जो 7वीं प्रकार की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु। अब जब हम लोग 45 से 60 की तरफ चलेंगे तो चीन का उत्तरी भाग आ जाएगा। पहले भारत था मानसूनी जलवायु, फिर चीन उत्तरी जलवायु आ गई, चीन का उत्तरी स्थित भाग आ जाएगा। चीन के उत्तरी स्थित भाग में पूर्वी स्थित क्षेत्र होता है, प्रांत होता है, उस प्रांत का नाम, उस क्षेत्र का नाम होता है मंचूरियन। मंचूरियन पूरा रीजन है। तो मंचूरियन रीजन में सबसे ज्यादा मात्रा में ये जलवायु पाई जाती है।
तो ये जलवायु अगर आप देखेंगे तो ये मंचूरियन जो है क्षेत्र होता है जहां पर इस जलवायु की विस्तार मिलता है। और यही जलवायु अगर आप देखेंगे तो कहां पर मिलती है, कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के आसपास के क्षेत्र में, इसलिए वहां पर सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। तो पहले इसका जो है विस्तार देख लें। मंचूरियन प्रकार की जलवायु जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो ये जो स्लैश स्लैश बनाया गया उस प्रदर्शित की जा रही है। चाइना के उत्तरी स्थित भाग में ये है आपके मंचूरियन प्रकार की जलवायु, मंचूरियन प्रांत है वहीं पर पाई जा रही है। और कनाडा के स्थित इस पूरे क्षेत्र में जहां पे सेंट लॉरेंस नदी बहती है यहां पे, तो यहां पे इसको मंचूरियन प्रकार की जलवायु कहते हैं, जबकि यहां पे इसको सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु कहते हैं। तो यूएसए के उत्तरी भाग में कनाडा है, पहले मैक्सिको है, फिर ऊपर यूएसए है, फिर उसके ऊपर कनाडा है, ये कनाडा का हिस्सा है। तो कनाडा का जो है आपके एक तरह से पूर्वी स्थित भाग जो आपके होता है, तो यहां पर जो है एक तरह से इसको सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु कहा जाता है, जो कि क्यूबेक नाम का पूरा स्टेट है, उसमें जो है आपके इसका विस्तार मिलता है। तो ये जो है आपके मंचूरियन प्रकार की जलवायु होती है। तो यहां पर भी क्या है, जैसे मानसूनी जलवायु में हम लोगों के यहाँ वर्षा जो आपकी थी उससे कम वर्षा कम तापमान हो गया था चाइना में, चाइना से कम तापमान कम वर्षा हो जाता है मंचूरियन में। तो उसमें भी तीनों में विशेषता एक जैसी है, क्योंकि तीनों पूर्वी क्षेत्र में यहां पर पाए जा रहे हैं। तो ये जो है आपके इसका विस्तार इन क्षेत्रों में मिलता है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष चीज नहीं। हाँ, ये है कि कम तापमान वाला क्षेत्र है और 30 से 45 डिग्री के बीच में इसका विस्तार मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो 30 से 45 डिग्री के बीच में इसका मुख्य रूप से आपके विस्तार मिलता है, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो विस्तार है इसका 30 से 45 डिग्री के बीच में जो है आपका लगभग इसका विस्तार मिलेगा, जो कि इन अक्षांशों पर मिलता है, 50 डिग्री तक जाता है। तो ये जो है आपके एक्सटेंशन, तो ये आपके मंचूरियन प्रकार की जलवायु हो जाती है, जो कि इस प्रकार से पाई जाती है। तो ये पूर्वी स्थित जलवायु के रूप में जानी जाती है, जो पूर्वी स्थित भाग में स्थित है। और इस जगह जो आपके विस्तार होता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा मंचूरियन प्रांत है, ये ऊपर स्थित भाग, ये पूरा चाइना के ऊपर मंचूरियन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरा सेंट लॉरेंस नदी का पूरा क्षेत्र है, तो ये पूरा सेंट लॉरेंस नदी का पूरा भाग हो जाता है जहां पर इसका विस्तार मिलता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है क्यूबेक का क्षेत्र है जहां पर इसका विस्तार मिलता है। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका में इसे जो है आपके मंचूरियन प्रकार की जलवायु कहते हैं, और जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको जो है एक तरह से यहाँ मंचूरियन प्रकार की जलवायु, और यहाँ पर इसको सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु कहते हैं। सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु का विस्तार थोड़ा बहुत अर्जेंटीना के क्षेत्र में नीचे की तरफ जो है आपके यहाँ पर भी मिलता है, जो कि बहुत कम मात्रा में आपके यहाँ पर मिलता है। तो ये जो है आपके जो अर्जेंटीना का पूर्वी भाग है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र जो होता है, ये आपके विस्तार इसमें यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है मिलता है इस जगह पर। तो ये जो है एक तरह से जलवायु हो जाती है जो मंचूरियन प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करती है। अब देखिए बीच में आए 45 से 60, ये जो जलवायु है इसे मध्य महाद्वीपीय जलवायु है। तापमान भी कम, वर्षा भी कम, वनस्पति भी कम, वनस्पतियां और कम हो जाती हैं। यहाँ बहुत ज्यादा घास के मैदान, वृक्ष के साथ घास के मैदान, जो है आपके सवाना था, स्टेपी में पहुंचे, वृक्ष दूर दूर हो गए, घास के मैदान भी छोटा हो गया। यहाँ पे गए, यहाँ पे वृक्ष खत्म हो जाते हैं, लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं, और छोटी छोटी घासें विकसित होती हैं खाली। तो मध्य महाद्वीपीय जलवायु मिड कॉन्टिनेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप और एशिया के मध्यवर्ती भाग में इसका विस्तार जो है आपके ज्यादा मिलता है। तो हर जगह इसका विस्तार मिलता है, और यहीं पे घास के मैदान ही इसमें भी मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जलवायु नहीं है। तो विशेष नॉर्मल सारी चीजें होती हैं, वर्षा भी नॉर्मल है, कम ही पाई जाती है, तापमान भी कम पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सारी चीज लगभग नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह की जलवायु का विस्तार अगर हम देखें, मध्य महाद्वीपीय जलवायु जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो
तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली पूरी बेल्ट जो है, ये महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, ये महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, ये महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, यहां पर इनका विस्तार मिल रहा है ना। कुछ न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती भाग जहां पर इसका विस्तार मिल जाता है। तो ये आपके एक तरह से ये जो जलवायु है, इस जलवायु को अगर देखेंगे तो मध्य महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जानी जाती है। तो मध्य महाद्वीपीय जलवायु है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होती है, और इसी के पश्चिम में अगर आएंगे तो ये पश्चिमी यूरोपीय देश हो जाता है। इसलिए अगली जलवायु का जो नाम है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जलवायु। अगर हम लोग देखें तो इसमें 10वें प्रकार की ये जलवायु है जो कि क्या कहलाएगी, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य, जैसे जो अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पश्चिमी स्थित भाग में पाई जाती है। और इसका विस्तार कहां कहां पाया जाता है, इसमें भी वही विशेष चीज है जो भूमध्य सागरीय में थी। तो भूमध्य सागर में क्या था, जो पछुआ पवनें थी वो वर्षा करती थी। यहां पर भी पछुआ पवनें और वाताग्र दो चीजों के द्वारा वर्षा होती है। तो यहां पे सिर्फ शीत ऋतु में वर्षा होती थी, लेकिन पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में क्या होता है, यहां वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्ष भर वर्षा दो ही जगह होती है, एक पहले प्रकार के विषुवत-रेखीय जलवायु में और दूसरी 10वें प्रकार की जलवायु जो कि आपकी कौन सी है, ये है यूरोपीय तुल्य, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। और ये वर्षा क्यों होती है, वाताग्र के कारण। वाताग्र क्या है, यही हम लोगों को अभी देखना है। पहले हम विस्तार देख लें कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का विस्तार कहां कहां मिलेगा। अब देखिए, पूर्वी स्थित भाग में मंचूरियन जलवायु ये थी, मध्य महाद्वीपीय जलवायु यहां आ गई, और पश्चिमी स्थित भाग में जो है आपके ये यूरोपीय तुल्य जलवायु हो गई। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं कनाडा का पूर्वी पश्चिमी स्थित भाग, यहां पर भी इसका विस्तार मिलेगा। कुछ जो है अर्जेंटीना के दक्षिणी स्थित भाग में भी इसका विस्तार मिलता है। तो ये जो है आपके इसका विस्तार मिलता है। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का विस्तार अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके ब्लैक कलर से दिखाया गया है। तो जैसे आपका ये रीजन हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का, जो कि यूरोप में ज्यादातर दिखाया जा रहा है, और जो है आपके यूएसए और कनाडा के पश्चिमी स्थित भागों में इसका विस्तार ज्यादा मिलता है। फिर आपके जो चिली है, चिली के पश्चिमी स्थित दक्षिण पश्चिमी स्थित भाग में इसका विस्तार मिलता है। कुछ ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में भी विस्तार मिल रहा है, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी। तो ये जो है आपके इनका विस्तार मिलता है यूरोपीय तुल्य जलवायु। और यूरोपीय तुल्य जलवायु में विशेषकर क्या होता है, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। किसके कारण, वाताग्र के कारण। एक तो पछुआ पवनें आकर के वर्षा करती हैं, लेकिन पछुआ पवनें जो है विशेषकर शीत ऋतु में वर्षा करती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्यों वर्षा हो रही है, वाताग्र के कारण। अब वाताग्र क्या है वो समझ लें। तो वाताग्र क्या होता है, वाताग्र होता है जब कोई वायु राशि क्या है, एयर मास। एयर मास का मतलब एक बहुत बड़ी वायु जिसका एक समान तापमान हो और एक जैसी आर्द्रता हो। तो यहां पर क्या है कि ये वायु राशि आपके चली आ रही है, बहुत बड़ी वायु चली आ रही है, और दूसरी वायु ये आपके ये चली आ रही है। सपोज करिए ये हल्की है, ये भारी है, तो हल्की वाली ऊपर उठने लगेगी और भारी वाली नीचे आने लगेगी। जहां पर गर्म और ठंडी जलवायु मिलती है, या दो बड़ी वायु राशियां मिलती हैं, दो अलग अलग हवाएं मिलती हैं, तो वो क्या हो जाता है, ये कहलाता है फ्रंट। तो क्या कहते हैं, फ्रंट। तो फ्रंट क्या है, जहां दो अलग अलग वायु राशियां मिलती हैं, भिन्न भिन्न तापमान और भिन्न भिन्न आर्द्रता की, इसे फ्रंट के नाम से जाना जाता है। और फ्रंटोजेनेसिस क्या है, फ्रंट का ओरिजिन। फ्रंट का ओरिजिन कैसे होता है, फ्रंटोजेनेसिस कैसे होता है, दो वायु राशियों के मिलने से। और जैसे ही वायु राशियां मिलती हैं तो गर्म वायु राशि हल्की वायु राशि को अपनी तापमान देने लगती है, जिसकी वजह से ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। और दो अलग अलग राशियां जब मिलती हैं तो ऊष्मा का आदान प्रदान विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होता है ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो है, आपने पढ़ा होगा चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर करंट जैसी स्थिति जो है क्रिएट हो जाती है पूरे में। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होने लगती है।
तो जो गरज चमक होती है वो कैसे बनती है? दो वायु राशियों के मिलने से। कभी भी जो है आपके थंडर और लाइटनिंग हो तो ये ऐसा होता है। तो वाताग्र जो बनता है वो वाताग्र कैसे बनता है? वाताग्र बनेगा इसी तरह से, जहां पे गर्म और ठंडी वायु राशियां मिलती हैं, और गर्म वायु राशि अपने तापमान क्योंकि देने लगती है इसलिए सघन होने लगती है। सघन होने लगेगी तो इसका जो जलवाष्प है ये बूंदों में कन्वर्ट होने लगेगा, और यही जो है आपके एक तरह से जो बूंद होती हैं ये बड़ी होती चली जाती हैं, और जब इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु उसको नहीं रख पाती, नीचे गिरने लगती, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा होना, वर्षण, प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन या वर्षण जो होता है ये दो फ्रंट्स के मिलने के कारण, फ्रंट के निर्माण के कारण। और फ्रंट कैसे निर्मित होता है? दो वायु राशियों से। तो जब दो वायु राशियां, एयर मासेस डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की एक साथ मिलती हैं तो वहां पर क्या होगा? गरज चमक होगी। जितनी भी बिजली चमकती है आप देखते हैं तो बिजली कैसे चमकती है? दो वायु राशियां आगे टकरा जाती हैं ऊपर के क्षेत्र में, और जब दो वायु राशियां टकराती हैं अलग अलग तापमान की तो वही जो है आपके बिजली जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एकदम से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो गर्म वायु राशि अपने अंदर से पूरी इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ निकाल देती है और ठंडे जो है आपकी वायु राशि में कन्वर्ट कर देती है। तो इसीलिए इस तरह की जो आपके एक तरह से जो ट्रांसफर होता है ये क्या करता है? गरज चमक के साथ जो है बारिश करता है। ये यहां पर वायु राशियां क्यों होती हैं? ऐसा इसलिए होती हैं क्योंकि दो ठंडी और गर्म पवनें मिल रही हैं। आपने पढ़ा था ये पुरवैया पवनें हैं, ये पुरवैया पवनें हैं, और यहां से पछुआ पवनें जा रही थी, यहां से ध्रुवी पवनें आ रही थी। तो यहां आप देख रहे हैं दो पवनों का मिलाप हो रहा है। यहां तो दो पवनें अलग हो रही हैं, पछुआ पुरवैया, लेकिन यहां पर क्या है? ऊपरी भाग में दो पवनें मिल रही हैं। इधर से आती हुई ध्रुवी ठंडी पवनें और इधर से जाती पछुआ गर्म पवनें, ये दोनों बड़ी बड़ी वायु राशियां हमेशा मिलती रहती हैं। तो यहाँ की वायु क्योंकि ये पूरा सर्कुलेशन में है, चल रही है, यहाँ की भी वायु राशि जो है आपके एक तरह से नीचे बैठ करके यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है, ये भी ऊपर की तरफ उठ करके, तो ये दोनों वायु राशियां मिलती रहती हैं ऐसे। और जब ये वायु राशियां मिलती हैं तो जो मिलने वाली जगह होती है यहाँ पर जब ऊपरी भाग में मिलेंगी तो ऊपरी भाग में मिलेंगी और मिल करके बैठती हैं, तो ये जो मिलती हैं इसी से वाताग्र बनता है। क्योंकि ये पवनें वर्ष भर चल रही हैं इसलिए वर्ष भर ये मिलती रहेंगी, इसलिए वर्ष भर वाताग्र बनता रहेगा। और ये वायु राशियां बड़ी वायु राशियां, एयर मास किसको कहते हैं? जब एयर एक जैसा तापमान, एक जैसा जो है आर्द्रता जब एक बहुत बड़ी वायु में होती है, बहुत बड़े वायु के भाग में होती है तो उसको वायु राशि कहते हैं। तो ये दोनों ठंडी और गर्म पवनें यहां पर पछुआ पवन, और पछुआ पवन से तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा हो रही थी। अब यहां पर क्या है? जो आपका ये क्षेत्र आ रहा है जिसको पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु कह रहे हैं, वो भूमध्य सागर के ऊपर है, तो पछुआ पवनें तो वर्षा कर ही रही हैं, और पछुआ और ध्रुवी पवनों के मिलने की वजह से वाताग्र का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से हर बार वर्षा होती है। जैसे अक्सर आप देखें इंग्लैंड में, कभी आप देखें जैसे इंडिया की टीम जो है टूर करने जाती है, मैच होते हैं, आप देखते हैं मालूम खेल हो रहा है, एकदम से बादल आ गए, बारिश हुई, 5-10 मिनट के अंदर बादल चले गए, फिर से खेल शुरू हो गया। तो यहां पर क्या है? यहां हर समय, कभी भी आपके इस तरह से बादल आते हैं, थोड़ी देर के लिए बारिश करते हैं, चले जाते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये इन पवनों की वजह से होता है। इसी वजह से वर्ष भर बारिश होती है यहाँ पे। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में इसीलिए वर्ष भर की बारिश जो है आपकी मानी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ष भर बारिश होना दिमाग में रख लीजिए, दो ही जगह होती है, विश्वोत्तरी की जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, बाकी और किसी जगह नहीं होती। शीत ऋतु में कब बारिश होगी? शीत ऋतु में बारिश सिर्फ दो जगह होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, बस। बाकी और किसी जगह पर भी शीत ऋतु में बारिश नहीं होगी, ग्रीष्म ऋतु में ही बारिश होगी। तो ये जो है आपकी प्रमुख विशेषता हो जाती है, जो कि भूमध्य सागरीय जो है आपके जो भूमध्य सागरीय और जो है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की होती है। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की विशेषता क्या है? साल भर बारिश, क्यों? वाताग्र करता है और पछुआ पवनें करती हैं। कब जो है ज्यादा वर्षा होती है? शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में
भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भी पछुआ पवनें वर्षा करती हैं, लेकिन शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, साल भर बारिश नहीं होती, सिर्फ पछुआ पवनों के रेंज में आ रहा है। तो ये जो है एक तरफ यहां से पछुआ पवनें जा रही हैं, तो ये पछुआ पवन और यहां से जो है आपकी ये पवनें आ रही हैं, ध्रुवीय पवनें, तो पछुआ पवन के रेंज में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पछुआ पवनें दोनों जगह बारिश करेंगी। लेकिन वाताग्र जो है वो सिर्फ यूरोपीय तुल्य जलवायु में जो है आपके बारिश करता है। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु हो जाती है, जो कि इस वजह से जानी जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलवायु हो जाती है जो कि यहां पर स्थित होती है। फिर उसके बाद देखिए 60 डिग्री के ऊपर ये पूरा क्षेत्र जो होता है ये आपके कम वर्षा और कम तापमान वाला हो जाता है। 60 से 75 डिग्री के मध्य, इसको हम लोग ने क्या डिफाइन किया था, टैगा। टैगा मीन्स क्या होता है, टैगा होता है सेमी कोल्ड डेजर्ट। सेमी कोल्ड डेजर्ट को टैगा बोला जाता है। तो सेमी कोल्ड डेजर्ट मतलब यहां पर टेम्परेचर जो होता है, ये जो टैगा क्षेत्र है, टैगा क्षेत्र की विशेषता क्या है, यहां पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान 0 डिग्री से ज्यादा होता है, शीत ऋतु का तापमान 0 डिग्री से कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा जल के रूप में होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा बर्फ के रूप में होती है। ये टैगा प्रदेश है। तो ये टैगा प्रदेश होते हैं। यहां पर जो है कोणधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन, कोनिफेरस वेजिटेशंस जो आपके पाए जाते हैं, और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वनस्पतियां नहीं जो, या फिर आप देखते हैं कि कोई बहुत विशेष चीज नहीं। तो टैगा क्षेत्र में बस यही है कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का तापमान जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, इसके मतलब 0 डिग्री के पार चला जाता है, 0 डिग्री से अधिक हो जाता है। और शीत ऋतु का तापमान 0 डिग्री से कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में कभी कदार वर्षा होती है, तो वो भी क्या होती है, जल के रूप में। शीत ऋतु में जो कभी कदार वर्षा होती है वो आपके एक तरह से हिम के रूप में, और बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये टैगा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र क्या है, तो अब 12वां जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, तो एक टुंड्रा क्षेत्र, एक ध्रुवीय क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र 75 से 85 तक। टुंड्रा क्षेत्र की क्या विशेषता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तापमान 0 डिग्री के ऊपर जाएगा ही नहीं, वर्ष भर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। टैगा में क्या था, गर्मी में तापमान 0 डिग्री से ऊपर जा रहा था, 10 डिग्री तक पहुंच गया था। वर्षा किस रूप में हो रही थी, वर्षा ग्रीष्म ऋतु में जल के रूप में और शीत ऋतु में बर्फ के रूप में। यहां पर क्या है, टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा मतलब होता है कोल्ड डेजर्ट। टैगा मतलब क्या हुआ, सेमी कोल्ड डेजर्ट, और टुंड्रा मतलब कोल्ड डेजर्ट, पूरा ठंडा मरुस्थल। ये बर्फीले क्षेत्र होते हैं, ज्यादातर वर्ष के अधिकांश समय तक यहां पे बर्फ जमी होती है। तापमान कभी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, वर्ष भर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होता है। अब बारिश जब भी होगी हिम के रूप में होगी, जल के रूप में कभी नहीं होती। तो इसके मतलब 75 डिग्री के ऊपर कभी बारिश जल के रूप में होगी ही नहीं। यहां का तापमान कभी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होएगा ही नहीं, हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तो यहां पर क्या है, तो टैगा और टुंड्रा में क्या फर्क है, बस यही है कि टुंड्रा क्षेत्र वो है जहां पे वर्ष भर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है। टैगा में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में 0 डिग्री से ज्यादा तापमान, शीत ऋतु में 0 डिग्री से कम तापमान। दूसरा अंतर क्या है, वर्षा का। वर्षा जो टुंड्रा क्षेत्र में हो रही है कभी भी होगी हमेशा हिम के रूप में, जल के रूप में कभी नहीं होगी। जबकि टैगा क्षेत्र में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के रूप में और शीत ऋतु में वर्षा जो है आपके हिम के रूप में होती है। ये प्रमुख विशेषता है, ये अंतर है। और जबकि ध्रुवीय क्षेत्र वो क्षेत्र है 85 से 90 डिग्री जहां कभी वर्षा नहीं हुई, न कभी होगी। पृथ्वी का वो स्थान जो कभी वर्षा नहीं हुई, चाहे वो हिम के रूप हो, चाहे तो पृथ्वी के किसी स्थान पर जब कभी भी वर्षा ना हुई हो अगर पूछा जाए तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो है ध्रुव। ध्रुव पे कभी बारिश नहीं होती या कभी वर्षा नहीं होती, ना हिम जो है आपके हिम गिरती है और ना ही जल गिरता है, तो कभी वर्षा नहीं होता। तो वो क्षेत्र पृथ्वी का जहां पर कभी बारिश नहीं होती। अब तीनों में देखिए फर्क क्या हो गया, यहां पे बारिश हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में जल की, शीत ऋतु में जो है आपके काहे की, हिम की। टुंड्रा क्षेत्र में बारिश हो रही है लेकिन हमेशा जो है आपके हिम की, और ध्रुवीय क्षेत्र में बारिश हो ही नहीं रही है। तो ये क्या है, ये सब जो है आपके प्रमुख चीज है। अब तापमान अगर दोनों का देखें
तो दोनों का ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से हमेशा कम रहता है। सिर्फ अलगाव कहां पे है, टुंड्रा क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र का, वर्षा के रूप में। यहाँ पे 12वीं जलवायु है टुंड्रा जलवायु, यहाँ पे वर्षा होती है, जबकि ध्रुवीय जलवायु में वर्षा नहीं होती। तो जो टुंड्रा प्रदेश में जो जलवायु में वर्षा होती है वो हमेशा हिम के रूप में होती है। तो ये जो है, ये 3 प्रकार की जलवायु में ये आप फर्क देखेंगे। तो टैगा प्रकार की जलवायु कहां मिलेगी या किस जगह पर मिलती है, इसको अगर हम देखें, यह देखिए टैगा क्षेत्र, ऊपरी भागों में जो पाए जाने वाले टैगा क्षेत्र हैं, ये सब पूरा टैगा क्षेत्र का रीजन है। तो उत्तरी अमेरिका का टैगा क्षेत्र, ये पूरा जो है आपके एशिया का, यूरोप का पूरा उत्तरी स्थित भाग, और इसके ऊपर का जो रीजन है, ग्रीनलैंड के क्षेत्र है, ये सब टुंड्रा क्षेत्र है, प्लस एंटार्क्टिका में भी टुंड्रा प्रकार की जलवायु, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है। तो ये जो है आपके क्षेत्र होता है, ये एक तरह से हम कहें कि जो जलवायु है इसमें, तो ये पूरी जलवायु, ये टुंड्रा प्रकार की जलवायु यहां पर दिख रही, देखिए ऊपरी भागों में टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो है आपके यहां पर दिखाया जा रहा है, और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु भी कुछ जगह पर जो है आपके यहां पर शो की जा रही है। तो इसमें अगर हम डायग्राम में देखें, यहां पे देखें, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें यहां पे, तो 60 से 75, 75 से 85 और 85 के ऊपर ये, तो पूरा टैगा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र हो जाता है, जो कि रूस का साइबेरिया क्षेत्र आ जाता है, साइबेरिया से नीचे ही का क्षेत्र होता है। फिर नॉर्वे, स्वीडन जो है, फिनलैंड का क्षेत्र हो जाता है, ग्रीनलैंड का कुछ क्षेत्र हो जाता है, कनाडा और जो है आपके यूएसए का ये पार्ट हो जाता है, अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का की बेल्ट जहां पर पाई जाती है, ये टैगा क्षेत्र है। टुंड्रा क्षेत्र में जाएंगे तो ऊपरी स्थित कनाडा के कुछ भाग, या ऊपरी स्थित ये पूरी बेल्ट जो कि साइबेरिया क्षेत्र है, बहुत हाइट पर है, ये हाइट पे होने की वजह से। फिर ये पूरा ग्रीनलैंड के क्षेत्र में आपके टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, और कुछ जगहों पर जो कि बहुत ऊंचे जो है जगह है, या फिर ध्रुव के बहुत नजदीक क्षेत्र है, वहां पर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हो जाती है, जो कि पाई जाती है, और प्लस एंटार्क्टिका में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो विश्व की जो जलवायु है, ये इस तरह से 13 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, और 13 जो है पार्ट में ये बटी हुई जलवायु है, जो कि इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो देखा जाए तो विश्व की जो जलवायु है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत इजी है पढ़ना, और जो स्टार्टिंग में हमने डायग्राम बनाया है उस पर जरा कमांड कर लीजिए, ये वाला जो डायग्राम है, तो बहुत आसानी से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, सारी जलवायु क्लियर हो जाएगी। ये कैसे ये बनता है, बहुत ईजी है। पहले 10 से 10 डिग्री बनाया, विश्वोत्तरी की जलवायु हो गई 10 से 30, 30 से 45, 45 से 60, ये पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती भाग और पूर्वी भाग में जो है इसको बांट दिए, पूर्वी भाग हो गए, ये मध्यवर्ती भाग, ये पश्चिमी भाग, और फिर 60 से 75, 75 से 85, 85 से 90, 3 ऊपर हो गई। तो ये जो है 13 प्रकार की टोटल जलवायु हो जाती है, जो इस प्रकार से मिलती है। तो 9 जलवायु ये हो गई 10 से 60 डिग्री के बीच में, एक ये हो गई 10 और 3 ऊपर 13, ये 13 प्रकार की जलवायु हो जाती है, जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो पहले प्रकार की जलवायु विश्वोत्तरी की जलवायु, दूसरे प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की, भारत का भाग आ गया। भारत के और मध्यवर्ती भाग में अगर देखें तो इवन भारत के ही, इंडिया में ही अगर देखें, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सवाना है, वो सवाना रीजन है मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सघन वनस्पतियां नहीं है जैसे कि पूर्वी भाग में है, तो इसलिए सवाना क्षेत्र हो गया, घास वाला क्षेत्र, तो वृक्षों के साथ साथ घास के मैदान। फिर पश्चिमी स्थित भाग में आ जाएंगे, जैसे भारत में ही देखें तो भारत के पश्चिमी स्थित भाग में मरुस्थल आ जाता है। उसी तरह से किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी स्थित भाग में अगर आप देखेंगे हर जगह मरुस्थल हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली। फिर भारत के ऊपर चाइना है तो चीन तुल्य जलवायु हो गई। चीन तुल्य जलवायु के पश्चिम में आए तो और मध्यवर्ती भाग तापमान कम हो गया, तो सवाना और स्टेपी प्रकार की जलवायु हो गई।
सवाना जो थी वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे, ये जो है उपोष्णकटिबंधीय जो है घास के मैदान हो गए, जो स्टेपी घास थी। स्टेपी घास के जैसे ही आप पश्चिम में आएंगे तो क्या हो जाता है, भूमध्य सागर आ जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु हो गई। फिर चीन के ऊपरी भाग में चले तो मंचूरियन प्रांत आ जाता है, मंचूरियन प्रकार की जलवायु। फिर मध्यवर्ती भाग में मध्य महाद्वीपी जलवायु, महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, और पश्चिमी भाग में आएंगे तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु आ जाएगी। फिर उसके बाद टैगा, टुंड्रा और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जलवायु को हम 13 पार्ट में इस तरह से बांट सकते हैं।